नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। आज विश्व निश्चेतक दिवस है और सभी को विश्व निश्चेतक दिवस की बधाई। कौन चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में दर्द हो, लेकिन जीवन में परेशानियाँ, कठिनाइयाँ, दर्द ये रोज़मर्रा के जीवन का भी हिस्सा है और जीवन यात्रा का भी अलग अलग पड़ाव है। एक वो दौर था जब सर्जरी बिना किसी एनेस्थीसिया के दी जाती थी, यानी कि तकलीफों के बीच, और ऑपरेशन का नाम, सर्जरी का नाम तब खौफ का पर्याय होता था। लेकिन चिकित्सा विज्ञान की जो तकनीक थी, उसकी तरक्की ने लोगों की तकलीफों को दूर करने का काम किया और इस यात्रा में, इस दर्द को हरने में निश्चेतकों की अहम भूमिका है। ऑपरेशन सफल होना, ऑपरेशन तकलीफ मुक्त होना, दर्द रहित होना, उस सब में सारी भूमिका, जो ये तमाम भूमिकाएं हैं, इसके लिए निश्चेतकों को श्रेय जाता है। तो ये कैसे, एनेस्थीसिया की प्रक्रिया क्या है, एनेस्थीसिया से पहले के ऑपरेशनों की क्या पीड़ा होती थी, उसको केवल सोच कर ही समझा जा सकता है। एक उदाहरण, दोनों वरिष्ठ निश्चेतकों से बात करने से पहले अरुणिमा सिन्हा का, पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा, जिन्होंने मई 2013 में माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतह किया था। 2 साल पूर्व अरुणिमा सिन्हा का एक रेल दुर्घटना में अप्रैल 2011 में गंभीर रूप से जख्मी हुई और बरेली के एक अस्पताल में उस खिलाड़ी को, जो राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी थी, जीवन बचाने के लिए ऑपरेशन किया। चिकित्सक क्योंकि वहाँ उस अस्पताल में निश्चेतक नहीं थे, उस अस्पताल में एनेस्थीसिया की व्यवस्था नहीं थी, तो वो जो ऑपरेशन हुआ वो उस जीवटता के साथ अरुणिमा सिन्हा ने दर्द के बीच बिना एनेस्थीसिया के कराया। तो ये एक जीवटता है, लेकिन ये इससे ये पता चलता है कि दर्द की इंतहा क्या होती है, और इस दर्द को जब चिकित्सा में दूर करने के लिए जो ब्रांच काम कर रही है एनेस्थीसिया की, आज विश्व निश्चेतक दिवस पर हमारे साथ दोनों वरिष्ठ निश्चेतक हैं, डॉक्टर वेंकटेश द्विवेदी साहब हैं, डॉक्टर मनोज सिंह कुंवर साहब हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत आप दोनों को बहुत बधाई। तो आखिर एनेस्थीसिया होता क्या है? इसलिए जैसा आपने बताया कि पहले दर्द भरा ऑपरेशन होता था, उस दर्द भरे ऑपरेशन से मुक्ति के लिए एनेस्थीसिया दी जाती है। एनेस्थीसिया आज कंडीशन ये है कि जो पहले लोग वाकई में ऑपरेशन से डरते थे कि ऑपरेशन में इतना पेन होगा, दर्द कैसे बर्दाश्त करेंगे, आज वो सारी चीज़ खत्म हो चुकी है। मरीज को ऑपरेशन के समय 99.99% पता ही नहीं चलता मेरा ऑपरेशन हो रहा है। ऑपरेशन के बाद भले थोड़ा बहुत दर्द होगा, उसके लिए तमाम दवाई दी जाती है, और पहले सब खौफ था ऑपरेशन के लिए कि मरीज ऑपरेशन कराएगा, उसकी परेशानी होगी, एनेस्थीसिया नहीं दी जाएगी तो बहुत दर्द होगा। वो सारी दिक्कतें आज समय से खत्म हो चुकी हैं। एनेस्थीसिया इतना एडवांस हो चुका है, सिर्फ एनेस्थीसिया यहीं तक लिमिटेड नहीं है कि केवल ऑपरेशन, पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट, आईसीयू केयर, ऑपरेशन के बाद केयर, कैंसर पेशेंट को इलाज के लिए भी तमाम सारी चीज़ों में एनेस्थीसिया आज दिन कामयाब है और लोगों को इसको तमाम तरीके से सुविधा मिल रही है। डॉक्टर कुंवर साहब, एनेस्थीसिया कैसे काम करता है, मतलब किस तरह से इसको, जब सर्जरी से पहले, तो सर्जरी से पहले क्या तैयारी आपकी टीम करती है, और ये फिर काम कैसे करता है, किस तरह से उस पेशेंट को जिसकी सर्जरी होनी है उसको दर्द ना हो, तो इसका क्या प्रोटोकॉल्स हैं या क्या क्या है, क्या करते जाते हैं? सबसे पहले तो पेशेंट जो है अपने सर्जन के पास जाता है, जिसको भी ऑपरेशन को, उनको बताता है कि ऑपरेशन या कंजर्वेटिव मैनेजमेंट हो सकता है, इसके लिए ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। फिर वो सर्जन हमारे पास भेजते हैं कि उसे प्री एनेस्थेटिक चेकअप कहते हैं, जो कि किसी ऑपरेशन से पहले एक प्री एनेस्थेटिक चेकअप किया जाता है हमारे द्वारा। उसमें पेशेंट की फिटनेस देखी जाती है कि पेशेंट कितना क्रिटिकल है, उसके पुराने कोई ऑपरेशन तो नहीं हुए हैं, या फिर उसकी कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको कोई रीनल प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई किडनी की दिक्कत तो नहीं है। तो उसको हम सब जो है चेक करते हैं, फिर एवेल्युएट करते हैं कि इसको कौन सा एनेस्थीसिया इसके लिए सूटेबल रहेगा। ठीक है, उसके बाद उसकी सारी जांचें होती हैं
हीमोग्लोबिन हो गया, LFT हो गया, KFT हो गया, उसके बाद अगर उसको पहले से कुछ बीमारी है तो वो हमें बताएगा, नहीं तो हम उसकी जांच देके पता लगाएंगे कि उसको कुछ है तो कोई दिक्कत तो नहीं है, या कोई उसका ECG कराएंगे, उसके कोई हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर उसे कोई लंग में कोई दिक्कत तो नहीं है, उसका चेस्ट एक्सरे कराते हैं, इस तरह की चीज़ें हम कराते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि पेशेंट को कौन सा एनेस्थीसिया इसके लिए सुटेबल रहेगा। जैसे किसी के लिए हम स्पाइनल एनेस्थीसिया, जैसे कि हम किस पैरों को सुन्न करते हैं सिर्फ, उसके लिए एनेस्थीसिया जो है हमारी रीढ़ की हड्डी के दोनों हड्डियों के बीच में लगाया जाता है, जिससे कि हमारे पैर सुन्न हो जाते हैं, वो नसों में जाते हैं और पैर सुन्न हो जाते हैं। इससे हम जैसे लोअर लिम्ब की सर्जरी करा सकते हैं, हर्निया करा सकते हैं, और लोअर एब्डोमिनल सर्जरी जिससे कराई जा सकती है, सिजेरियन हो सकते हैं इससे। या फिर अगर कोई बड़े ऑपरेशन है, जो जैसे नाक कान गले के ऑपरेशन है, तो ये हमें पूरे लोकल एनेस्थीसिया में भी हो सकते हैं ये, और इसके लिए जनरल एनेस्थीसिया भी दिया जाता है। जनरल एनेस्थीसिया में हम मरीज को पूरा बेहोश करना पड़ता है, उसमें हम मरीज को IV ड्रग्स देते हैं, जैसे IV ड्रग्स देते हैं जिससे कि मरीज की पूरा, और उसमें हम एंडोट्रेकियल ट्यूब डालते हैं, उसके बाद मरीज को वेंटिलेटर पे करते हैं, और फिर जब पूरा ऑपरेशन, जो भी अगर बड़ा ऑपरेशन है तो उसको जनरल एनेस्थीसिया में प्रेफर करते हैं, ताकि पेशेंट की फिजियोलॉजी हमारे कंट्रोल में रहे। डॉक्टर द्विवेदी सर, एनेस्थीसिया कितने प्रकार के हैं, और फिर एनेस्थीसिया के बाद कितने समय या कितने घंटे या कितने दिन बाद उस पेशेंट को वो चेतन अवस्था में आते हैं, होश की अवस्था में? एनेस्थीसिया जो मेनली हम जो देते हैं, एक होता है रीजनल एनेस्थीसिया, जैसे डॉक्टर बताया कमर में सुई लगाते हैं, उसको होता है स्पाइनल एनेस्थीसिया, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, एक तो रीजनल एनेस्थीसिया, एक होता है जनरल एनेस्थीसिया। जनरल डॉक्टर बताया पूरा बेहोश करते हैं, ठीक है। बाकी जो लोकल छोटे मोटे करते हैं, लोकल एनेस्थीसिया होता है। रीजनल एनेस्थीसिया डॉक्टर बताया हाइड्रोसिल है, हार्निया है, गैलब्लैडर या कोई मतलब यूरिन ब्लैडर कोई ऑपरेशन है, ठीक है, या फिजियन ऑपरेशन है, ठीक है, इन या हिस्टेक्टमी, महिलाओं को बच्चे निकालना, ये सब जनरली हम करते हैं रीजनल एनेस्थीसिया, यानी कमर में सुई लगाते हैं। ये जो कमर में सुई लगाते हैं, इसमें क्या होता है, पैर मरीज का लगभग 2.5 से 3 घंटा तक सुन रहा था पैर, यानी उस पैर उठता नहीं। 3 साढ़े 3 घंटे बाद मरीज पैर उठना शुरू हो जाता है, फिर मरीज चल फिर सकता है। लेकिन जो एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशन होता है वो 24-48 घंटे होता है, यानी एनेस्थेटिक जो वॉच आउट होता है, हम करते हैं पेशेंट को 24-48 घंटे तक पेशेंट वॉच करते हैं। और जब जनरल एनेस्थीसिया, तो पेशेंट को हमने केस कराया है, जैसे कोई एब्डोमिनल सर्जरी है, ब्लड ट्रामा है, या किसी परफोरेशन हो गया, या लैब कोली है, या किसी ब्रेन ट्यूमर है, या नाक कान गले की सर्जरी, ये सारी सर्जरी जनरल एनेस्थीसिया करते हैं। जनरल जो डॉक्टर बताया पूरा बेहोश करते हैं, मरीज को ट्यूब डालते हैं, फिर मरीज को GS बाहर करते हैं। वो जो पेशेंट बाहर करते हैं उसको जो है फिर पोस्ट ऑफ केयर की रखा, अगर पेशेंट सीरियस हो उसको ICU में रखा। वो पेशेंट भी आप GS बाहर आने के बाद आधे पौन घंटे में पेशेंट पूरा रिस्पॉन्स कर लेता है, लेकिन जो एनेस्थेटिक कॉम्प्लिकेशन जो रिस्क है वो 24-48 घंटे उसमें बरकरार रहता है उसमें। तो क्या जो दवाओं की डोज है, डोज कैसे देते हैं? डोज जो है सारे दवाओं को डोज ना अकॉर्डिंग टू वेट है, सारे दवाओं को डोज जो डोज देते हैं अकॉर्डिंग टू वेट, पेशेंट का वेट कितना है, एज कितना है, इन सब सारी चीज़ों पे दवाओं का डोज डिपेंड करता है। क्या इसमें जैसे कोई अल्कोहलिक है, कोई स्मोकर है, हाँ, इस पर भी इस पे भी डिपेंड करता है। अगर पेशेंट जैसे चिल्ड्रन है, पेशेंट बच्चा है पेशेंट, तो उसकी डोज अलग होगी, उसके थोड़ा वेट कम हो जाएगा बच्चे का, और उसका वाटर डिस्ट्रीब्यूशन उसका बच्चे का ज़्यादा होता है, तो उसकी डोज थोड़ी सी अलग होती है। और जैसे वयस्क होता है तो उसकी डोज अलग होगी, एडल्ट की डोज अलग होगी, जीरियाट्रिक्स की डोज अलग होगी, और जैसे कि अलग अलग मेडिसिन होती है जो एनेस्थीसिया की, उसकी डोज भी अलग अलग होती है। जैसे कोई कार्डियक पेशेंट है, उसके लिए हम अलग ड्रग यूज़ करेंगे, कोई न्यूरो सर्जरी करानी है उसके लिए अलग डोज ड्रग होगी, और कोई रीनल का पेशेंट है उसके लिए अलग ड्रग होगी हमारे पास। तो वो हमें पेशेंट को पहले एवेलुएट करके पता करना पड़ता है कि उसकी दिक्कत क्या है पेशेंट को, उसके हिसाब से हम मेडिसिन तय करते हैं कि हमें क्या देंगे। जैसे आपने कहा ना कोई ड्रग एडिक्ट है, कोई अल्कोहलिक पेशेंट है, ऐसे पेशेंट कभी एनेस्थीसिया का असर कम आता है, तो उनको हमको दवाइयाँ ज़्यादा देनी पड़ती है। कभी ऐसा होता है कि हमने किसी को रीजनल एनेस्थीसिया दी, कमर में सुई लगाई, अगर पेशेंट वाकई में ड्रग एडिक्ट है, बहुत ज़्यादा हुआ है, तो कभी ऐसा होता है उसका इफेक्ट नहीं होता, हमको दोबारा देना पड़ता है, और कभी ऐसी कंडीशन में फिर उसको पूरा बेहोश भी करना पड़ता है। डॉक्टर साहब, क्या ऐसी भी कभी स्थिति आती है कि एनेस्थीसिया दिया, सर्जरी शुरू हुई और वो पेन भी उसको होने लगा है, तो उस समय रिलीफ के लिए क्या है? उस समय रिलीफ ये जैसे मान हमने किसी को एनेस्थीसिया दिया, तो अगर मान लीजिए किसी कमर में सुई लगाई, इसको तो रीजनल एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया, अगर ये हो सकता है कि पूरा इफेक्ट प्रॉपर इफेक्ट नहीं आया, उसको तो पैची इफेक्ट, अगर कम इफेक्ट आया हम उस मरीज को सेडेशन देते हैं, यानी शॉर्ट जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। और अगर मान लीजिए सर्जरी लंबी सर्जरी है, ऐसी कंडीशन में रीजनल एनेस्थीसिया फेल हो रहा है, यानी स्पाइन लगाया प्रॉपर इफेक्ट नहीं आया, ऐसी कंडीशन पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देते हैं, पूरा बेहोश कर देते हैं।
19वीं सदी का जब एनेस्थीसिया 1846 में शुरू हुआ, पर आज हम 21वीं सदी के तीसरे दशक में हैं, तकरीबन 180 साल हो गए। तो तब की तकनीक और आज की तकनीक में जाहिर बात है कि बदलाव हुआ होगा, सुधार हुआ होगा। तो अब जो एनेस्थीसिया है ये कितना सेफ है, कितना टाइम में बचत है और कितना मतलब कॉन्फिडेंस सर्जरी करने में भी आता होगा और पेशेंट को भी आता होगा, ये कितना अच्छा इसमें? पहले सिर्फ वो ईथर देते थे, ईथर सुखाते थे मरीज को, आपने देखा होगा जो है ना, उसका इफेक्ट बहुत लंबा नहीं, बहुत अच्छा नहीं होता था। दूसरे कभी की पेशेंट पता ईथर दिया तो उसका बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गया, ठीक है, मरीज पता होश में नहीं आया और उसके बाद पेशेंट दर्द की कंप्लेन कर रहा। आज कंडीशन में पेशेंट पूरी तरीके से सेफ है, चाहे आप जनरल एनेस्थीसिया दें तो स्पाइनल एनेस्थीसिया दो, ऑपरेशन के बाद ही मरीज सेफ है, ऑपरेशन से पहले सेफ है। 99% मरीज दिक्कत नहीं होती। 1% कौन से कोई मान लीजिए जैसे ब्रेन ट्रॉमा किसी को है, हेड इंजरी किसी को है या किसी ब्रेन ट्यूमर है, ऐसे जो जटिल ऑपरेशन है, इस कंडीशन कभी क्या होता है पेशेंट जनरल से बाहर नहीं आता। ऐसे मरीजों को हमको वेंटिलेटर रखना पड़ता है। अगर कंडीशन बहुत कभी क्रिटिकल कंडीशन है तो कभी की मरीज की मौत हो जाती है। लेकिन पहले से आज एनेस्थीसिया बहुत सेफ है, सही बहुत सेफ है, मरीजों को बहुत राहत है, सर्जन को बहुत आराम है, क्योंकि सर्जन भी चाहता है कि ऑपरेशन करते हैं उसको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, मरीज हिले डुले ना हो। पहले कंडीशन नहीं थी। डॉक्टर साहब इसमें लाइफ रिस्क अब जो तकनीक है उसमें मतलब कितना परसेंट हम माने, जैसे अगर आज से 40 साल 50 साल पहले तो बहुत खतरे माने जाते थे, काफी रिस्क होता था। अब ये स्थिति में कितना डिक्लाइन हुआ है? काफी डिक्लाइन हो गया सर। पहले जो रिस्क था वो बहुत ही ज्यादा था, क्योंकि पेशेंट का जो हमारा जो हम एयरवे सिक्योर करते थे, एयरवे सिक्योर नहीं होता था पहले। हम गले में, अब पहले हमारे पास एंडोट्रेकियल ट्यूब्स नहीं थी, अब एडवांसमेंट हो गया, एंडोट्रेकियल ट्यूब जो हमें गले में ट्यूब डालते हैं उसके बाद वेंटिलेटर पे करते हैं। तो अब ये ऐसा है कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो भी गई तो हम उसको मैनेज करने की तकनीक हमारे पास ज्यादा है। ये इस तरह की चीजें हमारे पास काफी हो गई है। तो सर आप चंपावत जिला अस्पताल में आप दोनों निश्चितक हैं और तमाम ऑपरेशन से पहले ऑपरेशन की टीम का बड़ा पार्ट है, तो कितने ऑपरेशन में आप लोग एनेस्थीसिया जो देते हैं वो, और फिर जो भूमिका एक सर्जन की है, लोग सर्जन की भूमिका को तो बहुत ज़्यादा हाइप करते हैं और एनेस्थीसिया में इलाज का काम है, लेकिन लोग बहुत प्रोफाइल होकर बड़ा काम आप लोग करते हैं। ऐसा ना मरीजों की तरह अवेयरनेस नहीं है, ठीक है, और मरीज पहले सर्जन पास हो जाता है, मरीज फर्जन का ही होता है, लेकिन मरीजों की अवेयरनेस नहीं है कि अवेयरनेस ना होने की वजह से उनको पता नहीं चलता। लेकिन एनेस्थेटिक इंपॉर्टेंट बहुत है। सर्जन जो वाकई होगा, बिना एनेस्थेटिक कोई केस हो ही नहीं सकता, बिना कोई भी सर्जरी होनी हो, अगर मेरी इवन तो कभी माइनर सर्जरी भी बिना एनेस्थेटिक नहीं हो सकती, क्योंकि लोगों की अवेयरनेस नहीं है। भाई वो मरीज जाएगा, जिसकी रेफर किया तो सर्जन पास हो जाएगा, उसको पेट दर्द है, उसको हार्ट में दिक्कत है, गलगड़ है, कुछ भी होगा, यूएसजी होगा, उसकी डायग्नोसिस बनेगी, पहले फर्जन पा जाए, फर्जन पे मेरे पास भेजेगा, रेफर डॉक्टर बता उसकी पीएचसी करेंगे, एयरवे देखेंगे, सारी जांचें देखेंगे। फिर एक होता है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजी, उसकी ग्रेडिंग होती है, उस ग्रेडिंग से मरीज देखते हैं, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3, ग्रेड 4 या ग्रेड 5 कि वो ऑपरेशन हमारे यहाँ जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यहाँ हम ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 का ही करते हैं, ग्रेड 2 तक, इससे नीचे तो नहीं करते। इससे नीचे किसी रीनल कॉम्प्लिकेशन है, किसी डायबिटीज है, तमाम कॉम्प्लिकेशन है, और किसी कॉम्प्लिकेशन है, कोई मोरबल पेशेंट है, वो सब ऑपरेशन यहाँ नहीं कर सकते। ये सारी गाइडलाइन देखने वाली तब हम डिफाइन करते हैं। तो सर्जरी से पहले तो आपकी भूमिका हुई, तो सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद कब तक ये भूमिका रहती है? बताएं मैं आपसे 48 घंटे तक 24 to 48 आवर पेशेंट को ऑब्जर्व करना ही है। जबकि अगर सर्जरी के बाद हमारी भूमिका खत्म नहीं होती है, सर्जरी के बाद भी हमें अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही है पेशेंट को, तो 24-48 आवर्स पेन को मैनेज करना एनेस्थेटिक काम ना, 24-48 आवर तक पेशेंट को हमको देखना उसको। तो ये कोई इसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स भी मुमकिन है क्या? ऐसा बहुत कम है, ऐसा बहुत कम है। जैसे कभी मरीज कंप्लेन करता है कि हमको कमर सुई लगाई, दर्द हो रहा है, उसको एक साइकोलॉजिकल होता है, कमर सुई लगा कोई दर्द नहीं होता है, एक ही कंप्लेन करता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। कुल मिलाकर अब जो नई तकनीक है और एनेस्थीसिया की जिस तरह से विधा विकसित हुई है काफी एडवांस उससे पूरी तरह से मरीज सिक्योर है, उस प्रकार से सर्जन का भी आत्मविश्वास इस वजह से बढ़ता है, उसका भी लाइफ रिस्क ज़्यादा मतलब ये जोखिम नहीं है। तो कुल मिलाकर अब जो नई तकनीक आधुनिक चिकित्सा पद्धति में दर्द को दूर करने का और दर्द को दूर बिना दर्द जो बीमारी को दूर करने का सर्जरी करने का जो तरीका है वो पूरी तरह से दर्द मुक्त है, और उसके लिए एनेस्थीसिया को श्रेय जाता है और एनेस्थेटिक को श्रेय जाता है। लेकिन उनकी जो समाज में, उनकी जो आम मरीजों में, आम लोगों में
जो उनके प्रति नजरिया है वो अभी उतना उत्साहजनक नहीं है। यानी कि वो उनकी चिकित्सा के क्षेत्र में जानकारी की जो सामान्य जानकारी है उसकी कमी की वजह से, यानी कि सर्जरी बिना निश्चेतक के, बिना एनेस्थीसिया विंग के संभव नहीं है। और जो भूमिका होती है वो सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद भी वो लगातार मरीज को किसी भी तरह की दर्द, किसी भी तरह की पेन होने से बचाने के लिए सारे जतन करते हैं। और अब मरीज ऑपरेशन के बाद तकरीबन 99.99% सुरक्षित है। और ये हमारी चिकित्सा पद्धति का और ये एनेस्थीसिया का एक बहुत बड़ा वरदान, बहुत बड़ा योगदान है।